नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा दिए गए एक बयान की, जिसकी आज आलोचना और प्रत्यालोचना दोनों हो रही है। बयान क्या था कि डॉलर मजबूत हो रहा है बनिस्पत रुपए के कमज़ोर होने के। हुआ कुछ यूँ था कि वॉशिंगटन की अपनी यात्रा के दौरान जब वहाँ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से एक सवाल पूछा गया कि वर्तमान समय में भारतीय जो रुपया है वो डॉलर के मुकाबले क्यों इतनी ज़्यादा गिर रही है, तो उनका जवाब था कि भारतीय रुपया गिर नहीं रहा है बनिस्पत डॉलर वर्तमान समय में मजबूत हो रहा है। तो आज के इस सेशन में हम लोग इसी बयान को परखने का प्रयास करेंगे कि आखिर वित्त मंत्री का जो ये बयान जो दिया गया है वह बेतुका बयान है या उन्होंने सच्चाई बयां की है। तो आज के इस सेशन को हम लोग यहीं प्रारंभ करते हैं और यहाँ सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वर्तमान समय में जो डॉलर का मूल्य है वह 83.021 पैसा हो चुका है। वर्तमान इंडियन करेंसी की हम लोग बात करें और इस पूरे सेशन को हम लोग भारतीय परिप्रेक्ष्य के दृष्टिकोण से ही देखने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले है कि आखिर डॉलर जो है इतना ज़्यादा ऊपर क्यों जा रहा है और वर्तमान समय में जो हमारा भारतीय रुपया है वो लगातार इतना गिर क्यों रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों को यह समझना होगा कि जो वर्तमान समय में वैश्विक व्यापार है वह डॉलर डोमिनेटेड है और वर्तमान समय में विश्व का जो 40% व्यापार होता है वह डॉलर के माध्यम से ही होता है। या तकरीबन विश्व में 200 देश हैं जो आपस में व्यापार करने के लिए इस डॉलर का उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त भी यदि हम लोग देखें तो वो आपस में व्यापार करने के लिए जो अपनी करेंसीज होती है उसका एक्सचेंज रेट जो है वह दूसरी करेंसी के साथ में उसे वो तय करते हैं। अब यहाँ पर जो एक्सचेंज रेट होगा चाहे वो डॉलर के साथ में हो या किसी दूसरे देश की मुद्रा के साथ में, वह पूर्ण रूप से डिमांड और सप्लाई के ऊपर में निर्भर होता है। तो वर्तमान समय में यदि हम लोग देखें तो डॉलर की जो वैल्यू है रुपए के मुकाबले वह तय कैसे होगी, तो डिमांड और सप्लाई के आधार पर ही वह तय होगी। यदि मार्केट में डॉलर का यदि हम लोग देखें कि डॉलर का जो आपका मांग है वह बढ़ जाएगा, डॉलर की मांग में वृद्धि होने से डॉलर की वैल्यू में वृद्धि होगी, वहीं डॉलर की मांग में कमी आ जाएगी तो डॉलर की मांग में वहाँ पे वैल्यू में कमी हो जाएगी। तो यहाँ पर एक चीज हमें समझना होगा कि जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है जहाँ पर ये सारी अदला बदली होती है या जहाँ से डिमांड जो है जनरेट होती है वहीं पर ये जो करेंसीज की कीमत होती है निर्धारित की जाती है तथा जो देश की सरकारें हैं इस फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में किसी भी तरह का कोई भी हस्तक्षेप नहीं करती है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखें तो एक अन्य तरीका होता है जिसे हम लोग पेग्ड एक्सचेंज रेट या फिक्स्ड एक्सचेंज रेट कहते हैं। इसके द्वारा भी करेंसी होती है विभिन्न देशों की, वो आपस में अपना उसका रेट तय करते हैं। उदाहरण के रूप में यदि हम लोग देखें तो नेपाल जो है भारत के साथ में फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का प्रयोग करता है। इसमें किया क्या जाता है कि एक देश की जो सरकार होगी दूसरे देश की जो करेंसी होगी उसकी कीमत अपने यहाँ पे तय कर देती है। वर्तमान समय में यदि हम लोग देखें तो भारतीय मुद्रा जो है एक नेपाली रुपया के मुकाबले एक भारतीय रुपये है वह 1.6 नेपाली रुपए के बराबर हो जाएगी। 1.6 नेपाली रुपए बराबर एक भारतीय रुपए होती है और भारत के साथ नेपाल ने फिक्स्ड पेग एक्सचेंज रेट अपनाया हुआ है। इसके अतिरिक्त यदि हम लोग देखें तो वर्तमान समय में मिडिल ईस्ट के बहुत सारे देश ऐसे हैं जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट अपनाते हैं। अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि जो डॉलर का वर्तमान रेट है वह क्या है। इसके लिए मैंने एक कट ऑफ डेट लिया है, वो 20 अक्टूबर का लिया है। ध्यान रखिएगा 20 अक्टूबर का जो रेट था हमारे डॉलर का 2022 का डॉलर का जो रेट था एक डॉलर का मूल्य 82 रुपये था। वहीं यदि हम लोग एक साल पहले की बात करें तो ये 75 रुपये था। वर्तमान समय में मैंने पहले ही बताया है कि 83.21 एक डॉलर की कीमत हो चुकी है। तो अब यहाँ पर है कि यदि इस कर्व को हम लोग देखते हैं
ध्यान रखिएगा कि इसे ग्राफ को यदि हम लोग देखें, कर्व को देखें, तो हम लोग सीधा कह सकते हैं कि रुपए की जो स्थिति है डॉलर के सामने वह गिरती हुई हमें दिखाई दे रही है। परंतु इस सेशन में मैंने दो पैरामीटर्स का उपयोग किया है। पहला पैरामीटर है कि जो भारतीय रुपया है अन्य महत्वपूर्ण जो अर्थव्यवस्थाएं हैं विश्व की, जैसे आपका यूरो जोन हो गया या जर्मनी, जापान, चीन के समक्ष भारतीय मुद्रा किस प्रकार का प्रदर्शन कर रही है। और दूसरा पैरामीटर है मेरा कि ये जो मुद्राएं हैं इन विकसित अर्थव्यवस्थाओं की, जैसे जो भी यूरो हो गया, जापानी येन हो गया, चीनी रेनमिनबी है, या इंग्लैंड की मुद्रा, वह डॉलर के समक्ष किस प्रकार का प्रदर्शन कर रही है। इन दोनों पैरामीटर के आधार पर हम लोग आज के इस सेशन को कवर करेंगे। तो सबसे पहला क्या है कि यदि केवल भारतीय रुपए में ही गिरावट हो रही है, किसके अगेंस्ट में, तो डॉलर के अगेंस्ट में। साथ ही साथ हम लोग चेक करेंगे कि इन जो विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं उनके समक्ष रुपए का क्या हाल है। यदि भारतीय रुपए इन देशों की मुद्राओं के समक्ष भी गिरती हुई हमें दिखाई देगी, तो हम लोग कह सकते हैं कि भारतीय जो मुद्रा है उसमें गिरावट देखी जा रही है। वहीं दूसरी चीज है कि जो ये दूसरे देशों की जो करेंसीज हैं वो यदि यूएस डॉलर के सामने यदि गिर रही हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि वर्तमान समय में जो डॉलर है वह मजबूत होता हुआ वैश्विक परिदृश्य में दिखाई देता है। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे पहले पैरामीटर को कि भारतीय रुपया जो है विश्व की प्रमुख विकसित अर्थव्यवस्थाओं की मुद्राओं के समक्ष कैसा प्रदर्शन कर रही है। सबसे पहले मैंने लिया है रुपी वर्सेस पाउंड का, तो 2021, और यहाँ ध्यान रखिएगा इसके लिए मैंने एक साल का डेटा लिया है, अक्टूबर 2021 से अक्टूबर 2022, ये सारे का कंपैरिजन करने के लिए मैंने केवल एक साल का डेटा लिया है। तो रुपी वर्सेस पाउंड को यदि हम लोग देखते हैं तो 2021 में एक ग्रेट ब्रिटेन के पाउंड का कीमत 104 रुपये था, वहीं वर्तमान समय में वह 92 रुपये हो गया, जिसे इस ग्राफ से भी हम लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पर यह जो कहा जा सकता है कि भारतीय रुपये पाउंड के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन कर रही है। वहीं यदि हम लोग यूरो की बात करें तो 2021 में एक यूरो का मूल्य 88 रुपये था, वहीं 2022 में यह गिर करके 82 रुपये आ चुका है। यानी यूरोपीय जोन की जो मुद्रा है यूरो, उससे भारत बेहतर प्रदर्शन कर रही है। वहीं हम चीन की युआन रेनमिनबी की बात करें तो 2021 में एक युआन का मूल्य 11 रुपये 75 पैसे था, वहीं वर्तमान समय में अक्टूबर 2022 में यह 11 रुपये 48 पैसे पे पहुंच चुका है। यानी कि भारतीय रुपये चाइनीज युआन के समक्ष भी बेहतर प्रदर्शन कर रही है। तीसरा है कि अक्टूबर 2021 में एक येन, जापान की मुद्रा है येन, यह 0.65 रुपीज़ के बराबर थी, जो वर्तमान समय में 0.55 रुपये के कीमत पर आ चुकी है। यानी यहाँ भी भारतीय मुद्रा जापानी येन के समक्ष बेहतर प्रदर्शन करती हुई हमें दिखाई दे रही है। तो इस एक पैरामीटर के आधार पर हम समझेंगे तो कह सकते हैं कि भारतीय मुद्रा जो है वो अन्य विदेशी मुद्राओं के समक्ष बेहतर प्रदर्शन कर रही है। यानी एक साल के अंतर्गत जो भारतीय मुद्रा है उसमें काफ़ी सुधार हमें विश्व की अन्य देशों की मुद्राओं के समक्ष हमें दिखाई दे रहा है, जो यह इंडिकेशन है कि भारतीय रुपए जो है यह गिर नहीं रही है। अब यहाँ पर हम लोग ये तो एक संकेत मात्र समझते हैं, लेकिन अभी हम एक पैरामीटर पर और इसे चेक करने का प्रयास करेंगे। इसके लिए हम लोग उपयोग करेंगे डॉलर इंडेक्स का, कि विश्व की 6 महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्थाएं हैं जिन्हें डॉलर इंडेक्स में जगह दी गई है, उनकी जो स्थिति है वह डॉलर के सामने कैसी है। अब यहाँ सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि डॉलर इंडेक्स क्या है। तो डॉलर इंडेक्स एक प्रकार का इंडेक्स होता है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स का जो डॉलर करेंसी है उसके वैल्यू को इन मुद्राओं के समक्ष मापती है। तो यहाँ पर इस फॉरेन करेंसीज को एक बास्केट के रूप में प्रयोग किया गया है, यानी कि एक समूह के रूप में इन करेंसीज को उपयोग किया जाता है, जिसमें मूल रूप से 6 मुद्राएं हैं। यूरो जोन की यूरो, जिसका वेटेज सबसे ज़्यादा होता है, वहीं जापानी येन, पाउंड स्टर्लिंग, कनेडियन डॉलर, स्वीडिश क्रोना और स्विस फ्रैंक का प्रयोग यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इन 6 जो मुद्राएं हैं, वैश्विक मुद्राएं हैं, उनका प्रयोग डॉलर इंडेक्स में डॉलर के वैल्यू को मापने के लिए किया जाता है। अब यदि
डॉलर इंडेक्स का जो ग्राफ है वह यदि ऊपर जाता है, वह ऊपर जाएगा, तो इसका मतलब है कि डॉलर जो है इन वैश्विक मुद्राओं के समक्ष बेहतर प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है और डॉलर विश्व में अपनी मजबूत स्थिति बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर सीधा कहा गया है कि द इंडेक्स गोज अप व्हेन द यूएस डॉलर गेन्स स्ट्रेंथ, या उसकी जो वैल्यू होती है वो बढ़ेगी, तभी यह कर्व ऊपर जाएगा। तो यह कर्व दिखाई कैसे देगा? तो यहाँ पर यदि हम लोग इसे देखें तो वर्तमान समय में अक्टूबर 2021 में अक्टूबर 2021 की बात करें तो यह 93 पर था, 93 पर यह इंडेक्स था। वहीं वर्तमान समय में यह 112 पर पहुंच चुका है, वर्तमान समय में 112 पर पहुंच चुका है। इसका मतलब है कि यह जो कर्व है यहाँ पर 2021 और 2022 का डेटा है जो वर्तमान समय में हम लोग देखते हैं, तो ये लगातार ऊपर बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। इसका मतलब इन वैश्विक करेंसीज के मुकाबले डॉलर जो है इनके समक्ष बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, डॉलर मजबूत हुआ है। इसे हम इस ग्राफ से भी समझ सकते हैं। यहाँ पर भी वैल्यू मेरा वही है कि 96 से लेकर के ये 112.865 तक ये पहुँच चुका है और ये ग्राफ लगातार ऊपर पिछले एक वर्ष के दौरान होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ ध्यान रखिएगा कि ये एक वर्ष के दौरान का ये डेटा मैंने लिया है। अब यदि हम लोग सारी करेंसीज जिसमें यूरो, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर, कैनेडियन डॉलर, जापानीज येन, ब्रिटिश पाउंड और स्विस फ्रैंक की बात करें तो ये सारे का सारा जो पिछले एक वर्ष के दौरान यहाँ पर हमें दिखाई देता है, ये डॉलर के मुकाबले गिरती हुई हमें प्रतीत होती है। अब आखिर इसका रीज़न क्या है, तो हम लोग इसे भारतीय दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले है कि पेट्रोल का इंपोर्ट, सीधा याद रखिएगा पेट्रोल का इंपोर्ट। तो हम लोग जो पूरा पेट्रोल का जो इंपोर्ट करते हैं या जो क्रूड ऑयल का जो इंपोर्ट करते हैं वह टोटल अपने उपयोग का 80%, अपने उपयोग का 80% जो क्रूड ऑयल है हम लोग विदेशों से आयात करते हैं और इस इंपोर्ट का जो पैसा हमें देना पड़ता है वो यूएस डॉलर में देना पड़ता है। साथ ही साथ एक अन्य तथ्य है कि पिछले एक साल फरवरी में जब रसिया ने यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया था तो उसके बाद वैश्विक स्तर पर पेट्रोल और डीजल या क्रूड ऑयल की जो कीमत है उसमें काफ़ी बढ़ोतरी हमें दिखाई दी है। इसके साथ ही अभी हाल ही में ओपेक प्लस देशों ने यह घोषणा की है वो प्रतिदिन 2 लाख प्लस बैरल तेल जो है उसका उत्पादन वो कम कर देंगे, जिससे आने वाले समय में जो इस डॉलर की जो मांग है उसमें वृद्धि होगी और पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्यों में वृद्धि होने की संभावना है, जिसके कारण भारत का जो इंपोर्ट बिल होगा वो और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो यहाँ पे भारत का जो इंपोर्ट बिल है वह लगातार बढ़ता जा रहा है और हम लोग डॉलर्स में पेमेंट कर रहे हैं। इसके कारण तो रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के कारण वहीं हमारा जो इंपोर्ट है काफ़ी ज़्यादा हाई हो गया है और एक्सपोर्ट जो है हमारा काफ़ी ज़्यादा कम रह गया है। यदि हम गवर्नमेंट के इस डेटा को देखें तो इसमें बताया गया है कि भारत का जो ओवरऑल ट्रेड ड्यूरिंग अप्रैल से जनवरी 2022, अप्रैल 2021 से लेकर के जनवरी 2022 तक का ये डेटा है, जिसमें हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो 71.19 बिलियन यूएस डॉलर बताया गया है। ट्रेड डेफिसिट हमारा 71.19 यूएस बिलियन डॉलर है, यानी आप समझ लीजिए कि हमें इतना अतिरिक्त भुगतान करना पड़ रहा है डॉलर्स का। तो हमारे यहाँ पर जो मांग है डॉलर की वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो भारतीय जब इंपोर्ट करेंगे बाहर से तो उनको डॉलर्स में पे करना पड़ेगा, यानी भारतीयों को भी डॉलर चाहिए होगा। तो मार्केट में क्या होगा, डिमांड मेरा डॉलर का ज़्यादा हो गया, तो डॉलर जो स्थिति है भारतीय रुपये के मुकाबले वो क्या हो रही है, वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर डिमांड कैसे ज़्यादा होगा, तो डिमांड वही होगा कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कारोबार डॉलर में कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, जिसके कारण डॉलर का डिमांड ज़्यादा हो गया। अब सबसे बड़ा कारण है कि डॉलर जो है इतना तेज गति से आखिर आगे क्यों बढ़ रहा है। यहाँ समझने वाली बात है कि अमेरिका क्या है, एक विकसित देश है और वहाँ विकास की लगभग एक सीमित संभावनाएं हैं, जबकि भारत क्या है, एक विकासशील देश है जहाँ विकास की असीमित संभावनाएं हैं। तो यहाँ जब विकास की असीमित संभावनाएं होंगी तो जो भी इन्वेस्टर्स होंगे, यहाँ ध्यान रखिएगा, इन्वेस्टर्स जो भी होंगे वो अपना पैसा भारत में लगाना चाहेंगे क्योंकि उन्हें भारत से ज़्यादा रिटर्न मिलने की उम्मीद है बनिस्बत अमेरिका के। लेकिन अब यहाँ पर हुआ क्या है कि जो ब्याज दर है यूएस फेडरल रिजर्व का जो ब्याज दर है जो 0% पर था, जो 0% पर कभी हुआ करता था, इस ग्राफ में देख करके हम लोग समझ सकते हैं
ये लगातार 0% पर ही बना हुआ था। उसमें लगातार फेडरल रिजर्व के द्वारा वृद्धि की जा रही है। यहाँ न्यूज़ भी आया था कि यूएस फेड एग्रेसिव रेट हाइक यानी अपना जो इंटरेस्ट रेट है वो लगातार बढ़ाते जा रहे हैं और इसे ये बढ़ा करके 3.5% पर ये कर देंगे। तो जो इन्वेस्टर्स होंगे जिन्होंने भारत में पैसा निवेश करके रखा हुआ है, वो यहाँ से पैसा निकाल करके वो यूएस की मार्केट्स में अपने पैसे को ले जा करके लगा देंगे, जिसके कारण डॉलर की डिमांड ज़्यादा हो गई। दूसरी चीज़ क्या है कि वर्तमान समय में जो वैश्विक अनिश्चितता का एक माहौल बना हुआ है, एक और जहाँ कोविड के उपरांत जो विभिन्न अर्थव्यवस्थाएं हैं वो लगातार उबरने का प्रयास कर रही है। वहीं रूस के द्वारा जब यूक्रेन का इन्वेजन कर दिया गया तो उसके कारण भी वैश्विक अर्थव्यवस्था में उथल पुथल मची हुई है। तो इन दोनों परिस्थितियों के कारण जो भी निवेशक हैं वो एक सुरक्षित गारंटी में निवेश करना चाहते हैं। इसके लिए उन्हें अमेरिका एक बेहतर जगह दिखाई देता है, क्योंकि अमेरिका एक स्टेबल इकोनॉमी है और बेहतर रिटर्न वहाँ पर मिल सकता है। इसलिए उन्होंने अपने सारे पैसे निकाल करके अमेरिका में इन्वेस्ट करना प्रारंभ कर दिया है, जिसके कारण जो हमारा रुपया है वो डॉलर के समक्ष नीचे गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब यहाँ सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आखिर ये फेडरल फंड रेट होता क्या है। इसे हम लोग इस एनिमेशन के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे। हम लोग जैसा इंडिया में देखते हैं कि जो भी अनुसूचित या शेड्यूल बैंक होते हैं उसे आरबीआई के पास में अपने कुल डिपॉजिट का एक सर्टेन अमाउंट रखना पड़ता है, ताकि भविष्य में यदि बैंक ग्राहकों के मांगने पर यदि न दे पाए तो आरबीआई उन ग्राहकों को उनकी जो जमा पूंजी है वो रिटर्न कर पाए। वही कमोबेश स्थिति जो होती है वो अमेरिका में हमें दिखाई देती है। बैंक्स को अपना एक सर्टेन परसेंटेज जो है फेडरल बैंक के साथ में डिपॉजिट रखना पड़ता है। कुल डिपॉजिट का एक सर्टेन परसेंटेज रखना पड़ता है फेडरल बैंक के साथ में। अब इसके बाद जब उस बैंक ए ने ये डिपॉजिट अपना रख दिया फेडरल बैंक के साथ में, इसके बाद भी इसके पास में कुछ सरप्लस अमाउंट बचा हुआ होगा, तो इस सरप्लस अमाउंट को बैंक ए बैंक बी को लोन दे सकता है। अब ये ओवरनाइट लोन जो होगा इसका इंटरेस्ट रेट क्या होगा, इसका इंटरेस्ट रेट ये फेडरल बैंक डिसाइड करती है। तो जितना ज़्यादा ये इंटरेस्ट रेट होगा ओवरनाइट, उतना ज़्यादा ये पैसा देंगे ताकि इनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट प्राप्त हो सके। जब ये ज़्यादा से ज़्यादा लोन देना चाहेंगे तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा चाहिए होगा, तो जो इन्वेस्टर्स होंगे इन बैंकों की ओर मूव करते हैं ताकि यहाँ से इन्हें बेहतर रिटर्न प्राप्त हो सके। अब यहाँ पर सबसे बड़ा चीज़ है कि जो हम लोग यदि कोई भी व्यक्ति फेडरल बैंक के में इन्वेस्ट करना चाहेगा तो वह केवल और केवल यूएस डॉलर में ही इन्वेस्ट कर सकता है। ध्यान रखिएगा, यूएस डॉलर में ही इन्वेस्ट करना पड़ता है। अब यदि कोई भी निवेशक भारत से अपना पैसा वापस निकालेगा तो वो डॉलर की डिमांड करेगा, जिसके कारण जो रुपया है उसकी स्थिति कमजोर होगी डॉलर के सामने में, क्योंकि उन्हें निवेश कहाँ करना है, अमेरिका में। किस रूप में, तो डॉलर के रूप में। और यह जो स्थिति है पिछले 6 महीनों से बनी हुई है। ध्यान रखिए, पिछले 6 महीनों से यही स्थिति बनी हुई है। इन्वेस्टर्स अपना पैसा यहाँ से निकाल रहे हैं और इन्वेस्ट कहाँ कर रहे हैं, अमेरिका में। अब यहाँ पर हुआ क्या, तो इस ग्राफ में यदि हम लोग देखें यूएस डॉलर का जो इंडेक्स है वह लगातार हमें यहाँ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर फेडरल रेट आप लोग पढ़ सकते हैं, इसे स्टॉप करके आप लोग देख लीजिएगा कि आखिर फेडरल फंड रेट क्या है, किस प्रकार से निर्धारित होता है। और ध्यान रखिएगा कि अमेरिका की जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसी का हिस्सा है और अमेरिका अपने इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाए रखने के लिए या बचाने के लिए इस प्रकार के कदम उठाता है। तो यहाँ आप लोग पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर है कि फेड इंटरेस्ट जो है फेडरल बैंक के द्वारा आखिर ये इंटरेस्ट रेट बढ़ाया क्यों गया। तो वहाँ पर वर्तमान समय में हम लोग देखें तो जो अमेरिका का जो इन्फ्लेशन है, महंगाई दर है, वो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई हमें दे रहा है। यदि हम लोग देखें तो वर्तमान समय में कि जनवरी 2020 से लेकर के सितंबर 2022 तक का ये ग्राफ है और 2.5% से इन्फ्लेशन रेट 8.2% पर पहुंच गया है। ये यूएसए का इन्फ्लेशन चार्ट है। और यदि हम लोग अगस्त 2022 की बात करें, जुलाई की बात करें इनफैक्ट, तो ये 9.1% पर
पहुंच चुका था, यानी महंगाई दर वहां अत्यंत बढ़ती हुई हमें दिखाई दे रही है। अब यदि वहां पर इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाता है तो जितने भी सारे चीज़ होंगे उनके इंटरेस्ट रेट अपने आप बढ़ जाएंगे, या फिर हम सेविंग्स अकाउंट में पैसा रखें तो वहां भी बैंक से ज़्यादा हमें इंटरेस्ट देगी, एफडी में इन्वेस्ट करते हैं तो वहां से हमें रिटर्न ज़्यादा मिल जाएगा, यदि हम लोग क्रेडिट कार्ड से परचेस करते हैं तो उस पर हमें ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना होगा, होम लोन महंगा हो गया है वहाँ पे, इसलिए वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने खर्च करना बंद कर दिया है और उन्होंने इन्वेस्ट करना प्रारंभ कर दिया है। तो जो सर्कुलेशन जो पैसे का होने वाला था वह नीचे हो गया है और डिमांड हमारा अमेरिका का नीचे चला गया है, जिसके कारण प्राइस जो है वो कम आ पाए। तो इन्फ्लेशन को कम करने के लिए अमेरिका में इंटरेस्ट रेट को लगातार बढ़ाया जा रहा है और आने वाले दिनों में यह जो फेडरल बैंक का इंटरेस्ट रेट है वह और भी अधिक बढ़ने की संभावना है और विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले दिनों में यह 3.5% या इससे भी ऊपर जाने की संभावना दिखाई दे रही है। अब हम लोग यहाँ पर एक चीज़ समझते हैं कि आखिर वर्तमान परिस्थिति जो है, यदि हम लोग तुलनात्मक रूप से अध्ययन करें पीछे का, तो हम लोग 2 डेट लेते हैं कि जो फेड रेट था वह जीरो कब था, 2010 से 14 के दौरान। यहाँ ध्यान रखिएगा कि इसका जो फेडरल बैंक का जो इंटरेस्ट रेट था वो 2010 और 2014 के दौरान कितना था, तो यह हमारा जीरो था। यहाँ हम लोग इस ग्राफ में देख सकते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या स्थिति बनी हुई थी। तो यहाँ पर यह रेट दिखाया गया है 2010 से लेकर के 2014 तक का जो इंटरेस्ट रेट है वो लगभग जीरो बना हुआ था। अब यहाँ पर हम लोग इसे आगे बढ़ते हैं और फिर यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या है। तो 2001, 3 और 2022 में जो इसका फेडरल बैंक का जो इंटरेस्ट रेट था वो सर्वाधिक था, ये भी ध्यान रखिएगा। तो 2008 से 14 के दरमियान जो भारतीय मुद्रा थी, जो डॉलर इंडेक्स की जो करेंसीज थे उसके मुकाबले लगातार कमज़ोर होती हुई हमें दिखाई दे रही है। यद्यपि उसी अवधि के दौरान जो यूएस डॉलर था वह क्या हो गया था, इन 6 करेंसी के मुकाबले जो इनका इंडेक्स था डॉलर इंडेक्स में, वो लगातार उसका ग्राफ नीचे जा रहा था, यानी डॉलर भी कमज़ोर हुआ था और भारतीय रुपये भी इन 6 करेंसीज के मुकाबले कमज़ोर हुई थी। अब यहाँ पर क्या हुआ कि इसी दरमियान जब डॉलर भी कमज़ोर हुआ और भारतीय रुपया भी, तो भारतीय रुपया इस डॉलर के समक्ष भी नीचे जाता हुआ हमें दिखाई देता है। 2008 में यदि हम लोग वैल्यू देखें 1 रुपया 1 यूएस डॉलर का तो 40 रुपये थी, वहीं 2014 में यह 63 रुपये पर पहुँच गया था, यानी कि ऑलमोस्ट 50% का जो ड्रॉप था वह भारतीय रुपये में डॉलर के समक्ष यहाँ पर दिखाई देता है। तो यदि हम लोग रुपये का गिरना कहेंगे तो इसे हम लोग रुपये का गिरना कह सकते हैं। न केवल डॉलर के सापेक्ष बल्कि 6 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की करेंसी के सामने भी भारतीय मुद्रा गिर गई है, उस परिस्थिति में जब यूएस डॉलर जो है विकसित देशों की अर्थव्यवस्थाओं की जो करेंसीज हैं उनके समक्ष भी गिरती हुई यहाँ पर दिखाई देती है। तो यहाँ पर ये डेटा है, आप इसे देख सकते हैं कि किस प्रकार से गिरी है। तो ये सारा डेटा मैंने दे दिया है कि आखिर किस प्रकार से भारतीय मुद्रा डॉलर के समक्ष पर 2000 से लेकर के 2022 तक किस किस रूप में गिरी थी। तो यह जो गिरावट है क्या भारतीय रुपये में ही हो रही है या अन्य करेंसीज में भी हो रही है, इसे हम लोग आगे चेक करेंगे। सबसे पहले हम पड़ोसी देशों का हाल जान लेते हैं। तो भारत तो हम लोग देख चुके हैं 83 रुपये 26 पैसे पे पहुंच चुका है। पाकिस्तान की तो पूछिए ही मत, 218.14 पाकिस्तानी रुपये पर पहुंच गया है। श्रीलंका तो लगभग दिवालिया हो चुका है, उसका 365.11 श्रीलंकाई रुपये 1 डॉलर का मूल्य हो चुका है। चीन 7.18 का वैल्यू रखता है, वहीं नेपाल 131.74, बांग्लादेश 104.86 और म्यांमार 2095.81 बर्मी क्यात्सो। ध्यान रखिएगा म्यांमार की मुद्रा का नाम क्या है, क्यात्सो। म्यांमार की मुद्रा का नाम क्यात्सो है और क्यात्सो का जो वैल्यू है वो 2000 लगभग 2100 रुपये के आसपास बना हुआ है। तो अब यदि हम लोग इस पूरे ग्राफ को देखते हैं तो डॉलर, यूरो, येन, पाउंड स्टर्लिंग और चाइनीज युआन के बनिस्पत बेहतर प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। न केवल रुपए के अगेंस्ट में बल्कि इन करेंसीज के अगेंस्ट में भी डॉलर बेहतर प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। यदि हम लोग गीता गोपीनाथ और पियरे ओलिवर गोरिंचास का यदि हम लोग ब्लॉग देखते हैं IMF का, ध्यान रखिएगा गीता गोपीनाथ IMF की मुख्य अर्थशास्त्री हैं। उन्होंने एक ब्लॉग लिखा है 14 अक्टूबर को, नाम है
हाउ कंट्रीज शुड रिस्पॉन्ड टू द स्ट्रॉन्ग डॉलर। और यहाँ पर उन्होंने कुछ फैक्ट्स और फिगर रखे हैं। उसके अनुसार जो डॉलर है 2000 के बाद से अपने सबसे हाईएस्ट लेवल पर बना हुआ है। यदि हम लोग डेप्रिसिएशन की बात करें विभिन्न करेंसीज के, तो जो ये जापानी येन है डॉलर के समक्ष 22%, यूरो जो है 13%, और अन्य इमर्जिंग इकोनॉमीज की जो करेंसीज है वो 6% गिर चुकी है किसके समक्ष, डॉलर के समक्ष। और यह कब हुआ है, तो 2022 में ही ये चीज हो चुका है। तो आखिर इसका कारण क्या उन्होंने दिया है, तो इसका कारण दिया है स्ट्रेंथनिंग ऑफ द डॉलर, यानी डॉलर जो है वह मजबूत हो रहा है, इसलिए सारे देशों की मुद्राएं लगातार नीचे गिरती जा रही हैं। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि डॉलर तो ठीक है मजबूत हो रहा है, लेकिन वैश्विक वस्तु व्यापार के दृष्टिकोण से अमेरिका की जो स्थिति है वह बेहतर दिखाई नहीं दे रही है। 2000 से लेकर के 2022 तक की अवधि के बीच देखते हैं तो वस्तुगत जो एक्सपोर्ट था अमेरिका का वह 12% से गिर करके 8% पर चला आया है। यद्यपि यदि हम लोग वैश्विक व्यापार की बात करें तो 40% जो व्यापार होता है विश्व का वह डॉलर से संचालित किया जाता है। इसी ब्लॉग में आगे इन्होंने बताया था कि किस प्रकार से डॉलर अन्य करेंसीज के आगे बढ़ रही है। यहाँ पे मैंने एक रेड लाइन डिनोट किया है जिसे मैंने एक इंडिया से इसे मापने का प्रयास किया है कि इंडिया के मुकाबले अन्य देशों की जो करेंसीज हैं वह डॉलर के सामने कहाँ पर टिक रही हैं। यदि हम लोग बात करें विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की, तो ऑस्ट्रेलिया, यूरोजोन, कोरिया, जापान, यूके, इनकी करेंसी भारत से ज़्यादा गिरती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। वहीं चाइना की बात करें तो वह भी भारत से ज़्यादा गिरी है डॉलर के समक्ष। वहीं टर्की का तो हाल ही मत पूछिए, ये तो लगभग ये भी दिवालिया होने के कगार पर पहुंच चुके हैं। तो ये जो डेटा है ये IMF का दिया हुआ डेटा है। और अगर हम लोग परसेंटेज की बात करें तो डॉलर के समक्ष सबसे कम जो है भारतीय मुद्रा गिरी है और यह वैश्विक स्तर पर 6.51%, यानी डॉलर के मुकाबले 6.51% ही गिरी है। बाकी जो है मुद्राएं उसे आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से इनमें गिरावट देखी गई है। डॉलर के समक्ष में इतने % गिरावट हुई है। अब आखिर ये तो हो गया कि ठीक है रुपए गिर रहा है या नहीं गिर रहा है, परंतु अगर हम लोग यहाँ पर यह समझने का प्रयास करें कि रुपए की जो वर्तमान वैल्यू है वह डॉलर के समक्ष लगातार गिरती हुई दिखाई दे रही है, जिसका नकारात्मक प्रभाव कहीं ना कहीं भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ता हुआ हमें दिखाई देगा। तो आखिर वह कौन से प्रभाव होंगे, नकारात्मक होंगे या सकारात्मक होंगे, किस प्रकार के प्रभाव होंगे जो भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ती हुई दिखाई देगी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग देख चुके हैं कि जो कच्चा तेल है उसका आयात क्या होगा, महंगा हो जाएगा। और हम लोग 80% पहले ही देख चुके हैं कि तेल का आयात करते हैं और जो सरकारी तेल कंपनियां हैं जब उन्हें ज़्यादा पे करना होगा तो वो पेट्रोल और डीजल की कीमतें क्या करेंगी, बढ़ा देंगी। जब पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ेंगी, ईंधन की कीमतें बढ़ जाएंगी, तो माल भाड़े का जो कीमत होगा वह भी बढ़ जाएगा, जिसके फलस्वरूप भारत में महंगाई बढ़ती हुई हमें दिखाई देगी तथा खाद्य वस्तुओं की जो महंगाई बढ़ेगी, साथ ही साथ में जो हम लोग पेट्रोल डीजल का उपयोग करते हैं उसमें भी वृद्धि होगी और जो हम लोग गैस का प्रयोग करते हैं उसके लिए भी हमें ज़्यादा मूल्य चुकाना पड़ेगा, जिससे जो आम भारतीय नागरिक है उसके पॉकेट पर ज़्यादा बोझ आएगा, उसके पास बचत नहीं होगा। और जब बचत नहीं होगा तो एक तरह से कह सकते हैं हम लोग की भारतीय अर्थव्यवस्था में जो महंगाई है वो अपने उच्चतम स्तर पर पहुँच सकती है। दूसरा होगा कि जो विदेशों में पढ़ना चाहते हैं जो भी बच्चे, तो विदेशों में जो पढ़ाई है वो महंगी हो जाएगी। एक्सचेंज रेट हमारा महंगा है, तो जहां $1 के लिए हमें 60 रुपये चुकाने पड़ते थे, वर्तमान समय में 82 या 85 रुपये तक चुकाने पड़ जाएंगे, यानी विदेशों में पढ़ाई करना महंगा हो जाएगा। वहीं देखें तो भारत में पढ़ाई करना सस्ता हो जाएगा, क्योंकि कम डॉलर से हम लोग ज़्यादा इंडियन करेंसी खरीद सकते हैं। तो ये मेरा एक सकारात्मक प्रभाव हो जाता है। वहीं खाने का तेल क्या होगा, वह महंगा हो जाएगा। हम लोग पाम ऑयल जो है बाहर से आयात करते हैं, या वर्तमान समय में देखें तो सरसों का तेल भी जो है हमें आयात करना पड़ता है और इस आयात बिल का जो भुगतान है हमें डॉलर में करना होगा। जब डॉलर में इसका भुगतान करेंगे तो फिर से मार्केट में डॉलर का डिमांड ज़्यादा होगा, डॉलर का डिमांड ज़्यादा होगा तो भारतीय रुपये की स्थिति लगातार नीचे गिरती हुई हमें दिखाई देगी। इसके पश्चात जो भी मोबाइल लैपटॉप
होंगे वो सारे के सारे महंगे हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा कि भारत में वर्तमान समय में अधिकांशतः जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स कंपनियां हैं वो अपने जो उत्पाद हैं वो भारत में इंपोर्ट करती हैं बाहर से। ध्यान रखिएगा, मूल रूप से चीन से। तो जो भी कंपनियां हैं जो मोबाइल लैपटॉप बनाती हैं वो बाहर से जब आयात करेंगी तो भारत में इनकी कीमतें बढ़ जाएंगी। वहीं यदि भारत में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो इसके जो कंपोनेंट है उसे आयात करना पड़ेगा। तो कंपोनेंट आयात करने के लिए भी हमें ज़्यादा मूल्य चुकाना होगा, या हम बने बनाए फ़ोन आयात करें या भारत में असेंबल्ड करें। दोनों ही परिस्थितियों में मोबाइल और लैपटॉप या जो कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स हैं वो महंगे हो जाएंगे। अगला प्रभाव क्या होगा कि रोजगार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था तो यूरोप तथा अमेरिका ने रूस पर तरह तरह के प्रतिबंध आरोपित कर दिए थे। तो वर्तमान समय में रूस की जो प्रमुख हीरा निर्माता जो कच्चे हीरे का उत्खनन करती है वो अलारासो नामक एक कंपनी है, और वो जब उत्खनन करती है उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। उससे हीरा कोई खरीद नहीं सकता है। और भारत में जो सूरत है उसे डायमंड हब के रूप में हम लोग जानते हैं। तो सूरत के जो व्यापारी हैं लगभग 30% कच्चा हीरा अल्रोसा नामक कंपनी जो रशियन कंपनी है उससे खरीदते हैं। तो वहाँ पर जो जब कच्चे हीरे का आयात नहीं हो पाएगा, वो लोग तराश नहीं पाएंगे हीरे, तो वहाँ नौकरियाँ जाएंगी। यानी जेम और ज्वेलरी का जो सेक्टर है वो पहले से ही तनावग्रस्त एक सेक्टर है, उसमें और ज़्यादा तनाव आने की संभावना है, जिसके कारण जो लोग इस सेक्टर में नियोजित हैं उनकी नौकरी जाने का वहाँ खतरा बना हुआ है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सकारात्मक प्रभाव क्या होगा। तो जो रेमिटेंसेज हैं, जो विदेश में रहने वाले लोग हैं वो ज़्यादा रिटर्न उन्हें प्राप्त होगा। अब वर्तमान समय में यदि हम लोग देखें तो 2021 में लगभग $87 बिलियन का रेमिटेंसेज भारत को प्राप्त हुआ था। यह तो रेमिटेंसेज न केवल मिडिल ईस्ट से बल्कि यूरोपीय देशों और अमेरिका से प्राप्त हुआ था। ध्यान रखिएगा, जो मात्रा के अनुसार यदि हम लोग देखें तो 20% रेमिटेंसेज वो यूएसए से प्राप्त हुआ था। और भारत को जो विदेशी मुद्रा प्राप्त होने का सबसे बड़ा स्रोत है वह रेमिटेंसेज है। और 2022 में अनुमान लगाया गया है कि लगभग $90 बिलियन जो है रेमिटेंसेज के रूप में भारत प्राप्त करेगा। तो 90 बिलियन हम लोग केवल रेमिटेंसेज से ही प्राप्त कर लेंगे। लेकिन इससे हमारी क्या होगी, मुद्रा जो विदेशी मुद्रा भंडार है वह बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त ये जो भारतीय अब विदेशों में रहते हैं वो वहाँ पर डॉलर में लोन लेकर के भी भारत में रेमिटेंसेस के रूप में पैसे भेज सकते हैं, जिसके कारण भारत में जो विदेशी मुद्रा का आवक है वो बढ़ने की संभावना यहाँ पर बनी हुई है। वहीं यदि हम लोग आईटी इंडस्ट्री की बात करें, टेक महिंद्रा की बात करें या इन्फोसिस की बात करें, विप्रो की बात करें या अन्य भारतीय दिग्गज आईटी कंपनियों की बात करें, तो वह अपनी सेवाएं विदेशों में या तो यूरोप में या फिर मिडिल ईस्ट के देशों में या फिर अमेरिका को देती हैं। तो उन्हें वहां से डॉलर के रूप में भुगतान होगा, और यह जो भुगतान होगा जब इसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो ये ज़्यादा रुपए में कन्वर्ट करना होगा। कारण क्या होगा कि रुपए की स्थिति गिरी हुई है नीचे। तो यहाँ भी जो आईटी कंपनियां हैं उन्हें भी मुनाफा होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, और भारतीय आईटी उद्योग है ये यहाँ पर फिर से बूम कर सकता है, क्योंकि भारतीय आईटी सेवाएं जो होंगी वह विश्व की अन्य देशों की जो सेवाएं हैं उनसे सस्ती हो जाएंगी, जिसके कारण आईटी सेक्टर में रोजगार की जो संभावनाएं हैं वह भी बढ़ती हुई हमें दिखाई देती है। यहाँ पे यदि हम लोग आगे बढ़ते हैं तो निर्यातकों को यहाँ पर फायदा मिलेगा, क्योंकि जो भी एक्सपोर्टर्स और इम्पोर्टर्स हैं, जो हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके जो सामान होंगे अपने वैदेशिक जो प्रतिद्वंदी है उनके मुकाबले विदेशों में क्या हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा, क्योंकि डॉलर के समक्ष क्या है, रुपए का वैल्यू गिरा हुआ है। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, जिसके कारण भारतीय जो विनिर्माण क्षेत्र है उसमें एक उछाल आएगा, जिसके कारण विनिर्माण क्षेत्र में भी हम लोग रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी को देख सकते हैं। इसके साथ ही क्या है कि ज़्यादा आएंगे विदेशी सैलानी, तो क्या है, पर्यटन के क्षेत्र में भी यहाँ पर विकास हमें दिखाई देता हुआ प्रतीत होता है। लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा कि विदेश यात्रा करना जो होगा वह महंगा हो जाएगा। उसके बनिस्पत जो विदेशी सैलानी होंगे वो भारत आएंगे, यानी कि भारत का जो सर्विस इंडस्ट्री है, होटल
इंडस्ट्री जो होगा वो काफ़ी ऊपर जाने की वहाँ पर संभावना है। रोजगार के नवीन अवसर होंगे, हमारे जो टूर पैकेज होंगे वो काफ़ी सस्ते हो जाएंगे, ज़्यादा विदेशी आकर्षित होंगे, भारत में आकर के वो पर्यटन करेंगे, जिसके कारण भारत में जो पर्यटन उद्योग है उसका भी विस्तार और विकास होता रहेगा। तो आज का सेशन जो है यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं कि आज के सेशन में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी और आपकी तैयारियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही होंगी। तो इस सेशन को आप अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करना न भूलें। साथ ही साथ इस सेशन से संबंधित यदि कोई भी प्रश्न या किसी भी प्रकार का सुझाव है तो आप उसे बेहिचक कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मंथन, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियोस लाता रहता हूँ।